नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी। उम्मीद है कि आप एकदम जी जान से जुटे होंगे अपनी परीक्षा को एक नया आयाम देने के लिए और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि आपने अपने लिए जो अपना टारगेट बना के रखा है यानी टारगेट 2022, वह हर हाल में 2022 में आपको प्राप्त कर ही लेना है। और उसके लिए हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है बड़े जोर शोर से। तो हम सॉल्व कर रहे हैं पुराने प्रश्न पत्रों को। आज मैं जो लेकर आई हूँ आपके लिए वह है 2013 का दिसंबर का सेकंड पेपर है। मित्रों, मैंने आपसे कई बार इस बात का जिक्र किया है कि प्रारंभ में यह परीक्षा जो है आयोजित होती थी, यानी जब आयोजित होती थी वर्ष में 2 बार, तो ये शुरू से ही आयोजित होती थी, अभी भी आयोजित होती है। किंतु पहले इसमें क्या होता था कि 3 पेपर हुआ करते थे। फर्स्ट पेपर कॉमन जो सभी के लिए होता था, और सेकंड और थर्ड पेपर आपको सब्जेक्टिव हुआ करता था। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा है यानी एमए कर रखा है। मित्रों, आपको यहाँ पर इसकी योग्यता जाननी आवश्यक होगी। यदि आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपका एमए में 55% होना अनिवार्य है। जिस सब्जेक्ट से आपने एमए कर रखा है उसी सब्जेक्ट के लिए आप नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। और हाँ मित्रों, जरूरी नहीं कि आपने बीएड कर रखा हो तभी आप नेट का एग्जाम दें। यदि आप सिर्फ एमए किए हुए हैं तब भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड पेपर, वह जो कि हिंदी का था। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे थर्ड का, और इसी तरह से हम 2017 तक के हमारे पास पेपर उपलब्ध हैं और हम आपको सब कुछ सॉल्व करवाएंगे। इससे आपकी परीक्षा में आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से प्रश्न यूजीसी या फिर एनटीए आपसे पूछना चाहता है। ठीक है मित्रों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कामरेड का कोट किसकी रचना है। अमरकांत की, राजेश जोशी की, फरेश्वरनाथ रेणु की या फिर सृंजय की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सृंजय की। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक पंडित दामोदर शर्मा जी हैं, आप जानते ही हैं। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है। श्यामा स्वप्न के लेखक है आपके ठाकुर जगमोहन सिंह जी। तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है। तो यशपाल जी हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, यानी ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ये तीनों जो है पश्चिमी वर्ग की है, जबकि अवधी आपकी पूर्वी वर्ग की भाषा के अंतर्गत आती है। आप जानते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी वर्ग की बोली है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया था उच्चारण स्थान से, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। आपने हमारे प्रैक्टिस सेट में भी उसको देखा है। मैंने उच्चारण स्थानों का बहुत ही अभ्यास करवाया आपको। इचु यशा नाम तालु, इसका एक सूत्र होता है, उसी के हिसाब से हम जानते हैं सा का उच्चारण स्थान जो है वह तालव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और समाज के लेखक कौन है। तो भाषा और समाज नामक जो संकलन है वह है रामविलास शर्मा जी का। अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है। अभी हमने कल ही इसको सॉल्व किया था। अनुमतिवाद के संस्थापक जो थे वो आचार्य शंकुक थे। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है। तो यह है बुगलो, ये पाश्चात्य दार्शनिक है। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है। तो उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक माना जाता है सास्यूर को। चलिए आगे बढ़ते मित्रों। अर्धकथानक किस भाषा की रचना है। अर्धकथानक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है और ब्रज भाषा में है, आप जानते हैं इसको। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है। दलित आत्मकथा यानी नागफनी, जूठन और मुर्दहिया, ये तीनों दलित आत्मकथा हैं, किंतु अपनी खबर जो है वह दलित आत्मकथा नहीं है। आगे का क्वेश्चन पूछा गया था, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है। तो यह है लज्जा सर्ग से। मित्रों, कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग हैं और इन सर्गों के नाम आपको अनिवार्य रूप से याद होने चाहिए। यदि आप शिक्षा जगत की सबसे बड़ी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को याद करके रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्तियां किसकी हैं। तो यह पंक्तियां हैं आपके कवि सूरदास जी की। और आगे एक पंक्ति है, कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। यह कथन किस रचना से है। तो यह है ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ये ध्रुव स्वामिनी। कभी आपको समय मिले तो आप जरूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं।
तो पढ़ना आपके लिए आवश्यक हो जाता है इसको। चलिए देखते हैं आगे हम। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? प्रेमाख्यान है, लोक संस्कृति है, युगबोध या फिर इस्लाम दर्शन है? तो इस्लाम दर्शन है। और आखिरी कलाम किसकी रचना है? आपको इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है, ये देखिए तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल जो है वह लखनऊ में है और इसके संपादक कौन है? अखिलेश जी हैं। तो ये अभी यूपी टेट की जो परीक्षा हुई 2022 वाले उसमें पूछा गया था। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। आगे पूछा गया आपसे इनमें से किस कवि का समावेश आगे संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? तो डॉक्टर सुमन राजे जो थी वो चौथा सप्तक में सम्मिलित थी। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा संबंधित है? यह यात्रा वृत्तांत है। आपको इसके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। मित्रों यहाँ आ गया अब आपकी परीक्षा का नेट जेआरएफ का फेवरेट क्वेश्चन, यानी क्रम से लगाने के लिए। तो निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा आपको बताना है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देते हुए चलती हूँ, आप इसको याद करते जाइए। राजा लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त, यह इनका सही अनुक्रम रहा है। इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन और रस रहस्य, यह इनका सही वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया था इसमें आपसे निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले तो आप इसको याद कर लीजिए कि चारों उपन्यास जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। कौन कौन से? कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले लिखा गया था द्रौपदी कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल, यह इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आपका जाता है हिंदी प्रतीप, उसके बाद ब्राह्मण, फिर चांद और फिर हंस। मित्रों इन सब का अभ्यास मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में करवा दिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, वह सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पउम चरयू, खुमार रासो, बिशल देव रासो, चंदन बाला रासिया, इनका सही अनुक्रम हो जाता है। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो वामन, भोजराज, यूजक और विश्वनाथ, यह इनका सही क्रम है। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले लिखा गया था काव्यादर्श, तत्पश्चात आता है आपका ध्वन्यालोक, फिर काव्य प्रकाश, उसके बाद साहित्य दर्पण। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी पहले चौपाई है, पीयूष वर्धक, तत्पश्चात रोला, उसके बाद गीतिका। प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? यानी भाग्यवती, नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे और वे दिन, यह इसका सही अनुक्रम है। अब आपको यहाँ पर सुमेलित करना है और ये पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं तथा संपादकों से संबंधित प्रश्न है। कई वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो आप जानते हैं बाबू हरिश्चंद्र जी थे। कई वचन सुधा के संपादक हरिश्चंद्र जी थे। तत्पश्चात ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे और हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित की जा रही थी और विश्व भारती के संपादक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देख लेते हैं और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। यह भी सुमेलन का प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है पर कृतियां और रचनाकारों से। कौन सी कृति किसकी हुई है आपको बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैंने स्मृति के दीप जलाए, यह कृति किसकी है? रामनाथ सुमन जी की है। भावों की तीर्थ यात्रा, यह कृति हो जाती है आपके विष्णु प्रभाकर जी की। तत्पश्चात वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय की है और उसके बाद वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। आगे भी कृतियां हैं और उनकी विधा बताना है। कौन सी कृति किस विधा की है? एक कंठ विस्पाई, यह जो है गीति नाट्य है। क्या है? गीति नाट्य है। अन्य से अनन्या आत्मकथा है, अभी आपने देखा होगा यूपी टेट में पूछा गया था। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली जीवन यात्रा है और उत्तर योगी श्री अरविंद, यह जीवनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते जाते हैं। आपको बताना है लंबी कविता और कवि, यानी किस लंबी कविता को किस कवि द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले है यहाँ पर हरिजन गाथा। हरिजन गाथा को लिखा है नागार्जुन ने। तत्पश्चात बाघ हम देखते हैं, बाघ को लिखा है केदारनाथ सिंह ने और शिवाजी का पत्र लिखा है निराला जी ने। अब प्रमथ्यु गाथा को लिखा है धर्मवीर भारती ने, इनका सही अनुक्रम हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पंक्तियों के लेखक आपको सुमेलित करना है। पर मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। नाद सौंदर्य से कविता की
आयु बढ़ती है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह कथन है बालकृष्ण भट्ट जी का। आचरण की सभ्यता का यह देश निराला है। यह कथन है सरदार पूर्ण सिंह जी का। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। अभी आगे और प्रश्न है। आपको पता है सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन होते थे और थर्ड पेपर में 75 यानी कि 75। तभी पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। निबंध संग्रह और निबंधकार आपको बताना है यहाँ पर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह किसका है? तो यह है विद्यानिवास मिश्र जी का। प्रिया नीलकंठी है कुबेर नाथ राय जी का। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का आप जानते ही हैं। और आलोक पर्व है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह इसका सही अनुक्रम हो जाता है। अब हम यहाँ मैच कर लेते हैं कवि और उनकी पंक्तियों के साथ में। अज्ञेय की पंक्ति कौन सी है? तो अज्ञेय की पंक्ति है रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। और उसके बाद निराला जी है। निराला जी की पंक्ति है बांधो न नाव इस ठाव बंधु। और पंत जी की पंक्ति है मुक्त करो नारी को मानव। और शमशेर बहादुर की पंक्तियां हैं बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे भी पंक्तियां ही हैं और उन कवियों के साथ सुमिलित करना है। केशव कहीं न जाए का कहिए, तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इस प्रकार की पंक्तियां आपके तुलसीदास जी ने कही हैं। अविगत गति कछ कहत न आवे सूरदास द्वारा कही गई हैं। राम भगत अनियारे तीर यह कबीर दास जी के द्वारा कहा गया है। और जोरी लाई रकत कै लेई यह जो है वो जयसी के द्वारा कही गई है। चलिए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। रस रहस्य के लेखक कौन है आपको बताना है। तो रस रहस्य को लिखा है आपके कुलपति मिश्र जी ने। तत्पश्चात रस सारांश लिखा है भिखारी दास जी ने। भिखारी दास जी जो कहाँ के रहने वाले थे? टेऊंगा प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। और कवि कुल कल्पतरु को लिखा है चिंतामणि ने। ललित ललाम लिखा गया है मतीराम के द्वारा। अगला भी सुमेरन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर रचनाएं और उनकी भाषा को सुमेलित करना है। कौन सी रचना किस भाषा की है? हाँ मित्रों, क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान दिए रहिए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ रचनाओं को सुमेलित करना है आपको, ठीक है मित्रों। और आप ये ना घबराएं बिल्कुल कि हाँ हम इसको नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप घबरा जाते हैं किसी परीक्षा में, बहुत जल्दबाजी में हो जाते हैं, तो वहीं पर आप गलतियाँ कर देते हैं। तो आपसे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं कवितावली। कवितावली की जो भाषा है वह कौन सी थी? ब्रज भाषा है ना। मैंने आपको कई बार पढ़ाया, अपने प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ाया है। और जब हम पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं इस श्रृंखला में भी हमने इसको पढ़ाया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल थी। और बरवै नायिका भेद की जो भाषा थी वह अवधी भाषा है। अमीर खुसरो की मुकर्रिया किसमें लिखी गई? तो वह खड़ी बोली में लिखी गई। या इसका सही अनुक्रम हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 5 प्रश्न स्थापना और तर्क से। पहला स्थापना दिया गया है उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है। इसका तर्क है इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज्यादा मुखर हुआ है। इसमें आपका ए तो सही है और आर भी सही है। अगला स्थापना यानी क्वेश्चन नंबर 42, अधिकतर मनोवेताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। इसका तर्क है आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। इसमें ए गलत है और आर सही है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। इसका तर्क दिया गया था संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, बल्कि संप्रदाय नहीं माना है। यहाँ पर यह दोनों ही कथन सत्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 था रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। तर्क दिया गया जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यह दोनों ही आपके सही है, स्थापना भी सही और तर्क भी सही है। अगला है प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। इसका तर्क दिया गया इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर गद्यांश दिया गया। गद्यांश से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है,
कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार का बोध होता है, पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि से भाव पक्ष को प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। काव्य की रमणीयता उस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी जिस आनंद के लिए हम नई नई सुंदर, भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र होता है। अब यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? तो आपको यहाँ पर इसका जवाब गद्यांश के अनुसार ही देना है, अपने मन से नहीं देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का। अगला क्वेश्चन था, भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? तो यह है रस सिद्धांत की। केवल देखने का आनंद क्या है? केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र है। आगे देखेंगे हम कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? तो कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? तो कल्पना और व्यक्तित्व को लेकर हुई है। मित्रों, यह रहे आज के आपके 50 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। अब हम लेकर आएंगे पेपर 3। ठीक है मित्रों, और आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए आप अभी से एकदम जुटे रहिए, क्योंकि अपने लिए आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए त्याग और तपस्या तो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है मित्रों, चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।